गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 31 अगस्त। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। क्योंकि दोस्तों कल मुझे कुछ काम पड़ गया, मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैं आज के दिन दोनों दिन के करंट अफेयर के जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे आज का करंट अफेयर और कल का करंट अफेयर। उसके बाद हम वीडियो में देखेंगे जो हमारा स्टैटिक जीके होता है, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आता रहता है, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे दो प्यारा सा क्विज, जिसमें हम अभी टॉपिक शुरू किए हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। डेली की तरह आज का हमारा प्यारा सा लाइन ऑफ कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। देखिए, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। दोस्तों, जब आप 9th में थे या फिर 11th में थे तो उस समय दूसरों के ही डिसीजन पे आपने अपने सब्जेक्ट, अपने स्ट्रीम को चूज किया है। और आज आप जहाँ भी हो आपको फील होता होगा कि काश मैं वो डिसीजन मैं लिया होता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर के सुनता है वो संवर जाता है। यानी कि आपके लाइफ का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वो आप स्वयं खुद लिया करिए। जब आप बाहरी की सुन करके डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा चांस होगा कि आप उसमें बिखर जाएंगे और सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सुनिए, अपनी जो भी मतलब जैसा भी आपका विचार आपका मन में आ रहा हो आप उसी को फॉलो करिए और उसी पे आगे बढ़िए। तो ज़्यादा मैक्सिमम चांस होता है कि आप समझ जाओगे और सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो हमेशा अपनी सुनो। अगर डिसीजन लेना है आपको तो उसमें 80% आपका हो और 20% आपकी फैमिली का हो, आपके दोस्तों का हो, आपके चाहने वालों का हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80% आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आपसे इसको। शुरुआत करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये दोस्तों कल का भी करंट अफेयर है, ओके। इसमें पहला क्या है, पैरालंपिक खेलों का किस देश में आगाज़ हुआ है। अभी हाल ही में शुरू हुआ है पैरालंपिक खेल, तो वही पूछ रहा है कि किस देश में शुरू हुआ है। यहाँ सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों पेरिस में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है, पेरिस में। दोस्तों, ये जो पैरालंपिक खेल है इसकी शुरुआत कब से हुई पहले ये देख लेते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1960 में, 1960 में। और अपने भारत में पहला गोल्ड मेडल कब आया था पैरालंपिक में, 1972 में पहला गोल्ड मेडल आया था भारत में। कौन लाए थे वो लाए थे मुरली मुरलीकांत पटेकर, मुरलीकांत पटेकर जी ने। किस फील्ड में लाए थे, वो लाए थे गोल्ड तैराकी में, ओके। ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो ये हो रहा है पैरालंपिक खेल, इसमें हमारे देश से जा रहे हैं कितने, 84 प्लेयर। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कितने प्लेयर इसमें शामिल हो रहे हैं। 84 84 खिलाड़ी। और कितने गेमों में वो हो रहे हैं, 12 गेम में। यानी कि 12 खेलों में 84 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं इस बार। तो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है किस इस्लामिक देश में पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है। पहली बार हुई है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इस्लामिक देश में। तो ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है इसमें से सी, ईरान में। ईरान में हुई हैं पहली महिला प्रवक्ता। इनका नाम भी आप लोग अगर एग्जाम में पूछ दे कि उनका नाम देकर पूछ दे कि ये कहाँ पे नियुक्त हुई हैं पहली सरकारी प्रवक्ता इस्लामिक देश में, तो इनका नाम है दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फतेह फतेह मेह फतेह मेह मोह जेरानी। फतेह, देखिए फतेह मेह मोह जेरानी, ओके। यहाँ पे जेरानी है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति हुई है इस्लामिक देश में। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को सरकारी प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो या तो ऐसे पूछ देगा या तो नाम दे के पूछ देगा, फतेह मेह मोह जेरानी, ओके। चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, हाल ही में प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम दिया है, गोविंदराजन पद्मनाभन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सी, विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न ये जो पुरस्कार है अभी इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। विज्ञान के क्षेत्र में 4 अवार्ड की शुरुआत हुई है। एक तो ये विज्ञान रत्न, उसके बाद एक और विज्ञान श्री, उसके बाद ऐसे ही एक और है विज्ञान टीम, और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इसके बाद एक और है यहाँ पे, उसका नाम है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यानी कि विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये सब शुरुआत हुआ है पुरस्कार का अभी हाल ही में, तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार जीते हैं कौन? गोविंदराजन पद्मनाभन जी। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। 24वें हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड का आयोजन किस शहर में किया गया है? 24वें हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड का कहाँ पे हुआ है? सामने ऑप्शन है, सही उत्तर है नई दिल्ली में। सी, नई दिल्ली में शुरुआत हुआ है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड का। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अंडर 20 SAFF सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके द्वारा ये फुटबॉल चैंपियनशिप जो हुई है, इसका खिताब किसने जीता है ये बताना है आपको। साउथ एशियन का है ये। यहाँ पे सामने ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, बांग्लादेश। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के द्वारा ये सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती गई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश के द्वारा जीती गई है सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ओके, पूर्वोत्तर राज्यों में किस काम के लिए? जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। यहाँ सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? बी, 4136 करोड़ रुपए। कितने? 4136 करोड़ रुपए के लिए ये साइन हुए हैं। कहाँ पे? पूर्वोत्तर राज्यों में किस काम के लिए? जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? सी, कार्तिक वेंकट रमन। किसने? कार्तिक वेंकट रमन। ये जीते हैं क्या? राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कौन? कार्तिक वेंकट रमन। आप बस कार्तिक याद रखेंगे तो भी आपके एग्जाम के लिए सही रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है हाल ही में भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पे रहा है? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसकी बात कर रही है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो चार्जिंग स्टेशन है वो किस राज्य में ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। यहाँ सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगे हैं अब तक। ओके, तो शीर्ष पे कौन है? कर्नाटक। ये दोस्तों कल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था, यानी कि 30 तारीख का 30 अगस्त 30 अगस्त का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो अभी तक था। अब देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें दोस्तों पहला है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? ओके, क्या समझे आप कि AI के द्वारा वो फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, वो फेस मैच ये कौन लॉन्च किया है ये बता रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है एक टूल जिसका नाम है फेस मैच, जो कि AI के द्वारा फेस रिकॉग्नाइज करेगा, फेस पहचानेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा किया गया है? एयरटेल के द्वारा किया गया है, जो एयरटेल का है पेमेंट बैंक उसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ बाइलेटरल नॉन बाइंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में सोशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशा, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किसके साथ किए हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के साथ। ओके, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ट्रेड है वो किसके साथ सर्वाधिक है? नंबर 1 पे वो है दोस्तों चाइना। इतनी बातें होती हैं कि चाइना से ये युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ट्रेड में टॉप पे हमारे साथ कौन है? चाइना है। कितना ये ट्रेड कर रहा है? 118.4 बिलियन।
ओके। अभी इससे पहले क्या मतलब कौन सा देश था, वो था अमेरिका, बट अब वो पीछे हो गया है, वो चला गया है दूसरे नंबर पे। कितना पीछे है, बस थोड़ा सा, उसका भी 118.2 बिलियन है ट्रेड भारत के साथ। बट चाइना का देखिए यहाँ पे 118 बराबर है, बस 0.2 है, और ये यहाँ पे चाइना का 0.4 है। तो अभी तक पहले पे था यूएस से, बट अब दूसरे नंबर पे चला गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ हो रहा है, तो आप पाकिस्तान और चाइना देख करके मत सोचिएगा कि नहीं नहीं पाकिस्तान भी मतलब ऑप्शन हो सकता है, चाइना भी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ हो रहा है, चाइना के साथ। भले ही कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बातें चल रहा है, बॉर्डर पे ये वो चलता रहता है, बट ट्रेड भी चल रहा है साथ साथ में। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, क्या लिखा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस पोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन किया और स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। किसके द्वारा किया हुआ है ये, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस पोर्ट पे हुआ है वो, ये बताना है। पोर्ट परियोजना और स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत। यहाँ आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही है दोस्तों, बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके द्वारा अगर न्यूज़ में है तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये मतलब ये दे देगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में है। तो ध्यान रहे, ये न केरल में है, न तमिलनाडु में है, न आंध्र प्रदेश में है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, मुंबई में भी ये कहाँ पे है, नवी मुंबई में। ठीक है, नवी मुंबई में। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों, ये न्यूज़ तो बहुत फेमस है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। जय शाह, है ना, जय शाह हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं, कौन, जय शाह, ये आपको बताना है। आपने देखा होगा ये किस पोस्ट पे चुने गए हैं, ये सी ऑप्शन सही है, आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, ये आईसीसी के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे यंगेस्ट बन चुके हैं कैंडिडेट। ओके, यानी कि ये सबसे कम उम्र में इस पोस्ट पे पहुंचने वाले हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जय शाह। इससे पहले ये क्या थे, इससे पहले ये थे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पहले थे बीसीसीआई के यानी कि भारत के, अब हो गए ये आईसीसी के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर ये न्यूज़ में है तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, इसका गठन कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर पहले ये देख लीजिए कि इसका गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट। ओके, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1909 में। 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था क्या, आईसीसी। ओके, आईसीसी दोस्तों ये मतलब जो क्रिकेट होता है उसका ये मेन बोर्ड है ये इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो 1909 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इसका हेडक्वार्टर उस समय था लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में था। ओके, 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर 1909 से लेकर के 2005 तक लंदन में ही था। बट 2005 में हेडक्वार्टर चेंज होकर के इसका आ गया कहाँ पे, दुबई में, यानी कि यूएई में। ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यहाँ पे आ गया है दुबई में। तो इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट टाइम में 2005 से लेकर के अभी तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। न्यूज़ में है दोस्तों, तो पूछ सकता है आपको हेडक्वार्टर, या फिर ये पूछ सकता है कि इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1909 में लंदन में। ओके, चलिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई से पहले कहाँ था, तो लंदन में था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है, कौन सा दर्जा, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का। ये सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर दोस्तों डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है कहाँ पे, दिल्ली में है। ठीक है, क्या प्राप्त किया है ये, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का ये दर्जा प्राप्त किया है। आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि नेट जीरो कार्बन ये है क्या। आप सुनते होंगे नेट जीरो नेट जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन को ला करके एकदम जीरो कर देना है, नो, इसका मतलब नहीं है ये। इस नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना हम उत्सर्जन करते हैं, जितना हम उत्सर्जन करते हैं क्या, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस हम जितना उत्सर्जन करते हैं उसको
उसी मात्रा में कम भी करना है, यानी कि बैलेंस बना के रखना है। ओके, जीरो मतलब यहाँ पे लिखा है नेट जीरो, मतलब ये नहीं कि तुम जीरो हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही उसको हम कम भी करते जाएं साथ साथ में, ठीक है, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। ओके, बैलेंस बना रहे, जीरो तो होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है, ठीक है, जान गए आप। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा लक्ष्य कब रखा गया है कि हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक प्राप्त कर लेंगे, यानी कि कब तक हम उस लायक हो जाएंगे जब हम नेट जीरो कार्बन कर पाएंगे, यानी कि जितना उत्सर्जन कर पाएंगे हम उतना उसको हम रोक भी पाएंगे। तो ये हमारा टारगेट हो पाएगा कंप्लीट 2070 में। इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि भारत के द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जा सकता है, 2030, 2050, 2040 या 2070। तो ध्यान दीजिएगा 2070 तक का हमारा लक्ष्य है। ओके, तो इसका उत्तर क्या होगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भारत और किस देश ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लिनिक रिवर्स, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग SLCR, लॉन्च किया है। ओके, यानी कि ये जो नदी है वरुणा नदी, इसको फिर से मतलब पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि किस देश की मदद से किया जा रहा है, पहले आपको ये जानना है। तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है सी, डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये नदी न्यूज़ में है, तो इसका लोकेशन कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। ये दोस्तों यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में है। दो नदियों के मिलने से मेन ये बनती है वरुणा नदी, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। ये दोस्तों जो नदी जा रही है, मान लीजिए गंगा है ये, ठीक है, ये नदी आकर के वरुणा मिलती है इससे बनारस में। कहाँ पे, VNS मतलब बनारस में। और ये दो नदियाँ यहाँ पे आकर के जब मिलती हैं तो बनती है वहाँ से वरुणा नदी। तो ये दो नदी कौन कौन सी है, एक है बसुही, बसुही, और एक है भोरवा। ये दो नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती हैं, यहाँ से बनती हैं वरुणा, जो कि जा कर के फाइनली बनारस में मिल जाती हैं, किसमें, गंगा में। तो ध्यान रखना है इस नदी के बारे में, ये गंगा की सहायक नदी है और मिलती है उससे बनारस में। न्यूज़ में है तो ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा देश भारत के साथ मिलकर इस नदी को पुनर्जीवित कर रहा है, तो वो डेनमार्क कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस नदी के बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, यानी कि अभी जो चल रहा है हमारा पेरिस पैरालंपिक, इसमें हमने जीता है स्वर्ण पदक। किसने जिताया है, अवनी लेखरा जी ने। तो ये किस गेम से संबंधित है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सी, शूटिंग में। शूटिंग में ये हमें दिलाई है क्या, गोल्ड मेडल, अवनी लेखरा जी। ओके, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी ये जीती थी क्या, गोल्ड मेडल। और इस बार भी जो पेरिस में हो रहा है उसमें भी ये जीती हैं क्या, गोल्ड मेडल। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये दो बार ऐसी मतलब ऐसी प्लेयर से पहली प्लेयर हो गई है जो दो पैरालंपिक ओलंपिक में दो बार गोल्ड मेडल जीती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है जो टोक्यो में हुआ था 2020 में। उसमें इनका स्कोर था 249.6 अंक, तो ये जीती थी गोल्ड। बट प्रेजेंट टाइम में जो पेरिस में हो रहा है उसमें ये अपने ही रिकॉर्ड से पॉइंट देखिए 0.6, यहाँ पे 0.7, अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके ये क्या जीती हैं, स्वर्ण पदक। तो अगर आपको ऐसे पूछ दे कि अवनी लेखरा जो जीती हैं स्वर्ण पदक, संबंध किससे है, तो निशानेबाजी। यदि ये पूछ दे कि अवनी लेखरा कौन सा मेडल जीती हैं, तो ध्यान दीजिएगा स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड। गोल्डन छोरी है ये हमारे देश की, लड़कियां कम नहीं है किसी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट, क्या नाम है इसका, INS अरिघाट, किस स्थान पर कमीशन की गई, आपको बताना है।
यहाँ पे ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? INS अरिघाट का सी, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? INS अरिघाट। ये क्या है? ये पनडुब्बी है। कहाँ पे कमीशन की गई है? सी, विशाखापट्टनम में। ये जो है K-15, ये K-15 बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, मतलब उससे ये लैस है। ये क्या? INS अरिघाट। ये K-15 नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उससे ये पूरी तरह से लैस है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 750 किलोमीटर। कितना यहाँ पे हुई है कमीशन? ये हुई है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताना है आपको कहाँ पे हुआ। ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से ये वित्तीय प्रौद्योगिकी है ये। ओके, क्या? फिनटेक। फिनटेक जो एक तरह से वित्तीय प्रौद्योगिकी है, जिसका अभी हाल ही में 2024 में आयोजन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है, डी। ओके, तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के। तो इसमें क्या है? पहला, सांख्य दर्शन। ओके, दर्शन की बात हो रही है। इसके प्रवर्तक कौन है? ठीक है, हमारे एंशियंट इंडिया में बहुत से ऐसे ही दर्शन, मतलब उस समय मतलब लिखे गए थे लोगों के द्वारा। तो उसमें से एक दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो इनके लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों कपिल जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वो है कपिल जी। इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्या है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि किस जगह पे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताना है आपको। तो ये कौन सा है? ये है दोस्तों मासिन राम। ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों मेघालय में। मेघालय में यानी कि भारत में। भारत में वो जगह ऐसा है जहाँ पे पूरे विश्व में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो एरिया है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। ओके, मेघालय से पहले वहीं पे मेघालय में ही जो मासिनराम एरिया है उससे पहले एक जगह है चेरापूंजी। चेरापूंजी पहले यहाँ पे होता था सर्वाधिक, बट अब पहले पे पहुँच गया है उसी, मतलब उसी राज्य में, मेघालय में ही मासिनराम। मेघालय कहाँ पे है? आप जब जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो ये जो ऐसे असम है, जो असम के नीचे है, और यहाँ पे बंगाल है, पूरे वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश असम के बीच में है यहाँ पे मेघालय। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम। इससे पहले क्या था? चेरापूंजी। आगे देखते हैं। अगला क्या है? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है। ओके, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो कौन सा है वो है दोस्तों कच्छ डिजर्ट। ओके, कच्छ डिजर्ट जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कच्छ डिजर्ट। ये है कहाँ पे? कच्छ से समझ जाइए, गुजरात में है। ठीक है, ये दोस्तों 7,506 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप इतना याद करिए, कोई बात नहीं, 7,506, बट इतना याद हो कि कच्छ डिजर्ट जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? विश्व का सबसे पहले, मतलब विश्व का सबसे पहले शेयर बाजार है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार शेयर बाजार कहाँ पे, किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेयर बाजार। ओके, यानी कि स्टॉक मार्केट सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था ये बताना है। ये दोस्तों शुरू हुआ था नीदरलैंड में। नीदरलैंड में भी कहाँ पे? एम्स्टर्डम में।
और सबसे अजीब बात है कि ये किस सन में हुआ था। सोचिए 1602 ईस्वी में ही हुआ था, जिस समय हमारे वहाँ किसका शासन था, अकबर का। अकबर का जो शासन था हमारे वहाँ इसी टाइम में था जिस टाइम में नीदरलैंड में 1602 में एम्स्टर्डम जो एरिया है वहाँ पे स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार का शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अपने जो हम देखते हैं क्विज डेली उसके उत्तर को। पहले 29 अगस्त का जो उत्तर है उसको देख लेते हैं। इसमें हमने पूछा था पहला क्विज, पिन वैली और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कौन कौन से, पिन वैली और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या था, आसन और झिलमिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कौन कौन से, आसन राष्ट्रीय उद्यान और झिलमिल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। ओके, चलिए, तो ये था कल का 29 अगस्त का। अब हम आपसे पूछते हैं आज का क्विज, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, देखिए ज़रा किसमें कितना है दम। पहला क्विज क्या है इसमें, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, ठीक है, ये किस राज्य में है, आपको बताना है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है। दूसरा क्विज क्या है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है। इन दोनों के उत्तर आपको बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। इसका उत्तर हम आपको बताएंगे अगले दिन, ठीक है। ओके, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमेशा हंसते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।